हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जो कि अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है और जनवरी 2024 से दिसंबर मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को यह कंप्लीट करता है। इसमें अभी तक इसके मेजर टॉपिक जैसे कि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर किया जा चुका है, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर किया जा चुका है, इकोनॉमी को कवर किया जा चुका है, पर्यावरण को कवर कर दिया गया है और आपके सामाजिक मुद्दे तक इसको कवर किया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगर आपने इसके और भी जितने भी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं उसको नहीं देखा है तो आप पीटी 365 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप इन सभी को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो करंट अफेयर को कवर किया गया है वो भी वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपका टॉपिक आते हैं, इनके बारे में पहले टॉपिक का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा जाएगा। पहले नंबर पर आती है जैव प्रौद्योगिकी, फिर आता है जीन थेरेपी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, आईटी और कंप्यूटर, इंडिया एआई मिशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, N2M क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक, उपग्रह आधारित रोल संग्रहण प्रणाली, नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक, सबमरीन केबल सिस्टम, फिर आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्याही या ई इंक के बारे में, संगम डिजिटल ट्विंग पहल के बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखेंगे एक्सरे पॉलीमेट्री सैटेलाइट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंड व्हीकल, GSAT-20 मौसम पूर्वानुमान उपग्रह, इनसेक्ट 3DS। और फिर आता है सुर्खियों में रहे अंतरिक्ष मिशन के बारे में, जैसे कि Cartosat 2 प्रोबा-3 मिशन, इंजेन्यूटी, वाइजर फर्स्ट, इंट्यूटिव मशीन्स मिशन, अनकवर कार्यक्रम। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आती हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, कुलशेखरपट्टिनम स्पेस शॉर्ट पोर्ट, स्टेटियो शिव और शक्ति मिल्की वे आकाशगंगा के निर्माण खंड। स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं जैसे कि भारत में खाद्य विनिमय को सुरक्षित व्यवस्थित करना, हैवीस्योर, सर्वाइकल कैंसर, कुष्ठ रोग। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जैसे कि पेनिसिलिन जी, रोडामाइन बी, मॉस्क्यूरेक्स और आपका कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस इनोवेशन, वैक्सीन सेफ्टी नेट इसके अंतर्गत आता है। फिर आते हैं और भी टॉपिक जैसे कि परियोजना के बारे में। रक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो आते हैं मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक, ठोस तकनीक प्रौद्योगिकी, भूस्थानिक सूचना एवं खुफिया जानकारी, ड्रोन एवं सुरक्षा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के अंतर्गत आता है जैसे कि भारत की 5वीं पीढ़ी का एंड्रॉयड मीडियम या कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइल, हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार, आकाश, न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में। फिर आता है विविध के संदर्भ में देखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लिथियम इंडक्शन चार्जिंग, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, क्रिटिकल टेक क्षेत्र के बारे में, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान परियोजना, पोजिट्रोरियन के बारे में, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के अंतर्गत जैसे कि सी बूट, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में, निकट अवरक्त किरणों के बारे में, मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में और शुष्क बर्फ एवं पार्थोजेनेसिस के बारे में। तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेजर टॉपिक हैं। फिर आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बनता है संस्कृति यानी कि कल्चर के बारे में। चलिए, तो इसके मेजर टॉपिक जो हैं उनके सबके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे इन 3 महीनों के बारे में। जैसे सबसे पहले आता है जीन थेरेपी के संदर्भ में। जीन थेरेपी के संदर्भ में देखा जाए कि हाल ही में भारत में हीमोफीलिया ए यानी कि FB3 की कमी के उपचार हेतु जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया। यह ट्रायल तमिलनाडु या बेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया गया। तो इस ट्रायल को कहाँ किया गया है? यहाँ तमिलनाडु के बेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल किया गया है और यह जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है और यह हेमोफीलिया ए के उपचार हेतु इसका उपयोग किया गया। अब आता है कि ये जर्मलाइन कोशिकाएं और सोमेटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। इनको जानने के पहले अभी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि इस परीक्षण में रोगी के हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल में FB3 ट्रांसजीन को सक्रिय करने के लिए लेंटिवायरल वेक्टर का उपयोग करने की एक नवीन तकनीक अपनाई गई है।
HSCs में 100 नवीनीकरण की क्षमता होती है और इन सभी परिपक्व रक्त कोशिका प्रकारों के अंतर करने की क्षमता होती है। मरीज की कोशिकाओं तक का इलाज करने वाली जीन को पहुंचाने वाले वाहक को वेक्टर कहा जाता है और LNT वायरस निम्नलिखित वजहों से विशेष रूप में जाना जाता है। जैसे कि पहला आता है विभाजित होने वाली तथा मंद गति से विभाजित होने या गैर विभाजित कोशिकाओं जैसे स्टेम कोशिकाएं, न्यूरॉन, मांसपेशी कोशिकाएं दोनों को संक्रमित करने की क्षमता के चलते। होस्ट कोशिका में जैसे कि जीनोम में ट्रांसजीन को स्थायी रूप से एकीकृत करने की क्षमता जिससे लंबे समय या जीवन पर्यंत अपेक्षित ट्रांसजीन बनता रहता है और इससे कम प्रतीक्षाजन्य विशेषताओं के चलते होता है। सबसे पहले जानते हैं जीन थेरेपी के बारे में कि ये आखिर होती क्या है और इसके संदर्भ में ये क्यों ऐसी सुर्खियों में बनी हुई और इसके मेजर फैक्टर को देख ही लिया है कि इसके कारण ये चर्चा में रही है। कि जीन थेरेपी जो होती है वह एक तरीके की ऐसी तकनीक होती है जिसमें बीमारी या विकार का इलाज, बचाव, इन्हें ठीक करने के लिए जीन यानी कि एक इकाई या एक के कई इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जीन थेरेपी में बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक सामान्य जीन को शरीर के DNA में डाला जाता है। इससे लक्षित कोशिकाओं को दोबारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसका उपयोग विरासत में मिली आनुवंशिक बीमारियों जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग एवं जन्म के बाद होने वाले असाध्य रोगों जैसे ल्यूकेमिया का इलाज जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। जीन थेरेपी के प्रकार को देखा जाए तो जीन थेरेपी 2 तरीके की होती है। पहली तो आती है जर्मलाइन जीन थेरेपी, जो कि जर्मलाइन जीन थेरेपी के लिए जर्मलाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट करके इसे संशोधित किया जाता है और इसके बाद जीनों में एकीकृत हो जाते हैं। और दूसरी आती है सोमेटिक जीन थेरेपी, जो कि चिकित्सीय उपयोग से संशोधित जीन के रोगी की सोमेटिक सेल या कायक कोशिकाओं जहाँ जर्मनाइल कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरण किया जाता है और किसी भी प्रकार का संशोधन और उसका कोई भी प्रभाव केवल उस रोगी तक सीमित रहता है और यह संशोधित जीन भावी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR ने जीन थेरेपी उत्पाद विकास और नैदानिक परीक्षण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2019 जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश भारत में जीन थेरेपी उत्पादों पर नैदानिक परीक्षण करने के लिए नैतिक वैज्ञानिक विनियामकी प्रक्रियाओं के एक व्यापक रूप निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से ये जीन थेरेपी होती है। अब इसके संदर्भ में ये जो आपके जर्म कोशिकाएं और सोमेटिक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करती हैं। जैसे ये जर्मलाइन जो कोशिकाएं होती हैं वह एक तरीके से जर्म कोशिकाएं होती हैं। वह अगुणित मनुष्य में 23 गुणसूत्र होते हैं जो जीनोम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और सोमेटिक सेल के अंतर्गत ये इस तरीके से इसमें गुणसूत्र होते हैं जो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें 2N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि सोमेटिक कोशिकाओं का परिवर्तन बच्चों तक नहीं पहुंचने देता है। तो यह आपका इससे डबल होता है। जो जर्मलाइन कोशिकाएं होती हैं उनसे ये सोमेटिक सेल जो होती है वह डबल होती है। 23 गुणसूत्र होते हैं तो इसमें 46 होते हैं। ये अगुणित होती है तो ये द्विगुणित होती है और ये N इनसे प्रदर्शित किया जाता है तो इसे 2N से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो कोशिकाएं जर्मलाइन होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है और सोमेटिक कोशिकाओं परिवर्तन बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है। तो इनका ये खासियत होता है। अब ये यहाँ पर शुक्राणु और ये अंडाणु है। इसमें अंडाणु में शुक्राणु इंजेक्ट कराया जाता है। फिर ये निषेचित अंडाणु जो होता है इस तरीके से निषेचित अंडाणु होता है। यहाँ पर ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो कि शरीर के सभी अंगों एवं कोशिकाओं के संदर्भ में आती हैं और अंग एवं ऊतक के अंतर्गत इनका एक रिप्लेसमेंट एक तरीके से किया जाता है। ये वसा कोशिकाएं होती हैं, कुछ न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं, कंकाल और मांसपेशियां होती हैं। तो इस तरीके से इनका एक दूसरे में परिवर्तन ये निश्चित अंडाणु के थ्रू इसमें आगे किया जाता है। स्टेम मतलब कि रिप्लेस की जाती हैं एक तरीके से। फिर आता है कि इसमें जीन थेरेपी की बारे में। जीन थेरेपी जो एक तरीके से देखा जाए तो यह 3 तरीके की होती हैं। पहली की अक्रियाशील जीन कोशिका यानी कि नॉन फंक्शनल के बारे में। वह दूसरी आती है लास्ट जीन के क्रियाशील वाले DNA को शामिल करना। तीसरी कोशिका का सामान्य रूप से कार्य करना। पद्धतियों में आती है इन विवो पद्धति, एक्स विवो पद्धति। इन विवो पद्धति में वायरस में ट्रांसजीन पैकेजिंग को प्रवेश कराना है, उपचारात्मक जीन होती है और इसमें एक्स विवो में मरीजों से स्टेम सेल को अलग किया जाता है। यह एक उपचारात्मक जीन होती है और यह ट्रांसट्यूड कोशिकाओं का पुनः उपचार होती है जो प्रयोगशाला में वायरल ट्रांसडक्शन के अंतर्गत ये पद्धति इस तरीके से वर्क करती है। तो इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है, जान लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया आखिर होता क्या है और किस तरीके से यह शरीर में वर्क करता है और किस तरीके से एक दूसरे के में जाता है, कि यह किस तरीके का रोग भी है, कि यह आनुवांशिक रोग है या फिर संक्रमित रोग है। तो इनके बारे में देखते हैं कि हीमोफीलिया की एक परिभाषा को देखा जाए तो यह पुरुषों में होने वाला एक वंशानुगत रक्तस्राव संबंधी विकार होता है। यह बीमारी रोगी में जीवन भर रहती है और जिसका कारण जीन्स में होने वाले किसी एक ऐसे उत्परिवर्तन का कारण होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के निर्देश देता है और रक्त में प्रोटीन फैक्टर 8 या प्रोटीन फैक्टर 9 के होता है जो रक्त में थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इससे रक्तस्राव रोकने में मदद मिलती है और यह दो प्रकार से सामान्य होता है। पहला तो हीमोफीलिया ए जो कि क्लासिकल हीमोफीलिया होता है और यह क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी या अभाव के कारण होता है। दूसरा आता है हीमोफीलिया बी जो कि क्रिसमस रोग के कारण होता है और यह क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी या अभाव के कारण होता है। वंशानुक्रम के संदर्भ में देखा जाए तो हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र के जरिए भावी पीढ़ियों तक पहुंचता है। पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र XY की एक प्रति इकाई पाई जाती है और महिलाएं दुर्लभ मामलों में ही हीमोफीलिक होती हैं क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती हैं। इस तरीके से वाहक माता में आनुवंशिक रूप से हीमोफीलिया होना के संदर्भ में देखा जाए तो यह पिता जो कि हीमोफीलिया की अनुपस्थिति में XY के अंतर्गत है। इसमें माता जो हीमोफीलिया जीन का वाहक है तो ये XX के संदर्भ में इनके गुणसूत्र को दिखाया गया। यहाँ पर अगर बेटा जन्म लेता है तो वह XY गुणसूत्र से मिलकर बना होता है तो इसमें हीमोफीलिया की अनुपस्थिति होगी और अगर बेटी को जन्म होती है तो उसके वह XX से मिलकर बना होता है तो यहाँ पर वह जीन का वाहक होगी। इसी तरीके से जब बेटा एक में जब X और Y की उपस्थिति होती है तो वह हीमोफीलिक रोग से वाहक होगी और इसमें जब XX से बनी होगी तो यह हीमोफीलिया जीन की वाहक नहीं होगी क्योंकि यहाँ जो माता का एक X है वह हीमोफीलिया रोग से वाहक है। तो इस कारण से जब इनका मतलब माता पिता के इसके उनसे जिस तरीके से प्रक्रिया होती है तो ये इनकी एक स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीनोम इंडिया परियोजना को पूरा करने की घोषणा की है। यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 2020 में शुरू की गई है और भारत में 2009 में पहले इसे मानव जीनोम की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य इस परियोजना को पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों में 10,000 आनुवांशिक नमूने एकत्र करना है और भारतीय नागरिकों के लिए रेफरेंस जीनोम तैयार करना है। मानव जीनोम रेफरेंस अनुक्रम मानव जीनोम अनुक्रम का एक स्वीकृत डेटाबेस होता है। इसमें कई लोगों के DNA के संयोजन से तैयार किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू की गई पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो जीनोम अनुक्रमण एक तरीके से एक इंडिजन कार्यक्रम को देखा जाए तो यह कार्यक्रम भारत के विभिन्न निर्जातीय समूहों के प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को शामिल किया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में इसका वित्त पोषण किया जाता है। ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ के बारे में जो कि 2023 में गठित किया गया है और यह एक गैर लाभकारी गठबंधन होता है और यह मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर जीनोमिक डेटा के उपयोग का विस्तार करने के लिए मानक निर्धारण करता है। तो ये दो तरीके की अन्य पहले एक तो इंडिजन कार्यक्रम, दूसरा आता है ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ कार्यक्रम होता है। इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में 10,000 नागरिकों को 10,000 आनुवांशिक नमूने एकत्र करना और भारतीय नागरिकों के लिए रेफरेंस जीनोम तैयार करना है। मानव जीनोम रेफरेंस अनुक्रम मानव जीनोम अनुक्रम की एक स्वीकृत डेटाबेस होता है जिनमें कई लोगों के DNA संयोजन से इसे तैयार किया जाता है। इस परियोजना के मिशन के बारे में देखा जाए तो इस मिशन में बेंगलुरु के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के नेतृत्व में 20 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ताओं ने भाग लिया हुआ है। यह फरीदाबाद में स्थित इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में भंडारित है और यह मानव जीनोम परियोजना में से प्रेरित है और यह सब पहला शोध है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसे पूरे मानव जीवन के DNA अनुक्रम में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मानव जीनोम को 1990 में शुरू किया, 2003 में पूर्ण किया गया और कुल मानव जीनोम अनुक्रम को 92% हिस्सा कवर किया गया और इस परियोजना में इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के नेतृत्व को पूरा किया गया है। 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, UK, USA के 20 संस्थान इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब आता है IT और कंप्यूटर के अंतर्गत। IT और कंप्यूटर के अंतर्गत देखा जाए इंडिया AI मिशन के बारे में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन की 10,300 करोड़ रुपए के अधिक के वित्त की मंजूरी दी है।
इंडिया एआई मिशन के बारे में, इसका उद्देश्य एआई नवाचार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसके तहत एआई कंप्यूटिंग परियोजना अवसंरचना तैयार करने के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। यह लोकतंत्रीकरण, डेटा की गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास करके भारत में एआई इकोसिस्टम का उत्तरदायित्वपूर्ण एवं समावेशी विकास किया जाना है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसका वित्त पोषण सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इनका कार्यान्वयन एक इंडिया एआई पर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग होता है, जो कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत गठित किया गया है। इसके नए निकाय में आता है कि इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर और इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म होता है। इसके मुख्य घटक में आता है कि यह कंप्यूटेशन कैपेसिटी या एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का एकल बिंदु समाधान है, और इसके नवाचार केंद्र में आता है कि यह स्वदेशी लार्ज मल्टी मॉडल के विकास और उपयोग की दिशा में कार्य करता है। LAMM एडवांस एआई मॉडल है, जो कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसे कई प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है। और LMM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो एक तरीके से बेहतर एवं एडवांस वर्जन है, जो कि LLMs टेक्स्ट के अलावा अन्य प्रकार के डेटा पर भी काम कर सकता है। डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जो कि भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं में गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक निर्बाध पहुंच हेतु वन स्टॉप समाधान प्रदान करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक बदलावों को प्रेरित करने के लिए एक प्रभावशाली एआई समाधान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फ्यूचर स्किल्स, जो कि इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स की कल्पना एआई प्रोग्राम्स में प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए की गई है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जो कि डीप टेक एआई स्टार्टअप को समर्थन और उनको गति प्रदान करना और भविष्य की एआई परियोजनाओं को सक्षम करने के लिए फंडिंग तक का व्यवस्थित पहुंच प्रदान करनी होती है। और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई यानी कि एआई की जिम्मेदारियों के भरे विकास, उपयोग और उसे अपनाए जाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सहजता बरतनी चाहिए होती है। इंडिया एआई और संबंधित योजनाओं के स्तंभ को देखा जाए तो यह प्रशासन में एआई जो है वह भाषणी यानी कि भारतीय भाषाओं के अनुवाद हेतु एआई आधारित एक लैंग्वेज है, और यह एक डिजिटल इंडिया स्टैक एआई के अंतर्गत आती है। एआई कंप्यूटिंग एवं सिस्टम, जो कि जिसमें एरावत आता है, जो कि भारत का एआई सुपर कंप्यूटर CDEC पुणे के स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। और मैत्री क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब होती है। एआई के लिए डेटा, जो कि डेटा प्रबंधन कार्यालय व डेटा प्रबंधन के मानकीकरण में मदद करता है। भारतीय डेटा सेट प्रोग्राम को भारत डेटा प्लेटफॉर्म के अंतर आता है, और यह स्टार्टअप शोधकर्ताओं के लिए गैर व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के लिए एक डेटाबेस का सेट का तैयार करता है। एआई बौद्धिक और इनोवेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। मैत्री स्टार्टअप हब है, प्रस्तावित एआई का राष्ट्रीय केंद्र है। एआई कौशल उन्नयन, जो कि फ्यूचर स्किल्स प्राइम होता है, जो कि एआई प्रमाणन कार्यक्रमों के नेस्कम और मैत्री की संयुक्त पहल है। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिव एआई है, जो कि स्कूली छात्रों को एआई के लिए तैयार करने हेतु सरकार का कार्यक्रम है। राइज, जो कि सामाजिक और सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी एआई होता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। अब आता है संबंधित विकास क्रम, जैसे कि हनुमान जो है ये IIT बॉम्बे के द्वारा नेतृत्व वाला भारत GPT ग्रुप हनुमान नामक चैट GPT की सेवा को लॉन्च किया गया। हनुमान लॉन्च लैंग्वेज मॉडल की एक श्रृंखला होती है, जो कि हिंदी, तमिल, मराठी जैसी अलग अलग भारतीय भाषाओं को प्रतिक्रिया दे सकती है। डेबिन के बारे में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संदर्भ में देखा जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एप्लाइड एआई लैब ने दुनिया का पहला ऑटोमेनस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेश किया है। यह end-to-end ऐप्स बना सकती है और इसमें उपयोग में ला सकती है। इसके अलावा उन्हें एआई मॉडल को प्रशिक्षण और फाइन ट्यून भी कर सकती है। यूरोपीय संघ एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम लागू किया गया है, जो कि एआई जोखिम के 4 स्तरों पर उल्लेख करता है, और यह अस्वीकार जोखिम, उच्च जोखिम, विशेषीकृत पारदर्शिता, जोखिम न्यूनीकरण और न्यूनतम जोखिम से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अधिकार, कानून का शासन और पर्यावरण उच्च जोखिम से एआई से सुरक्षित होता है। एआई या गवर्नेंस अलायंस के बारे में, जो कि AIGA के नाम से जाना जाता है, यह एक तरीके से विश्व आर्थिक मंच के अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक समावेशी पहुंच के लिए वैश्विक प्रयास करने की सिफारिश करता है। AIGA का गठन 2023 में किया गया, और इसका लक्ष्य जनरेटिव एआई के लिए नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए तेजी किया गया।
एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामकी फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखा जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षित, संरक्षित, भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प है। यह ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों स्तरों पर समान अधिकारों की वकालत की गई। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रौद्योगिकी हम पर नियंत्रण होने के बजाय हमें प्रौद्योगिकी को नियंत्रण में रखना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में कि तेलंगाना में हैदराबाद में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनरी की स्थापना हेतु विश्व आर्थिक मंच का एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। C4IR विश्व आर्थिक मंच की एक पहल होती है और इसका उद्देश्य उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के न्याय संगत एवं मानव केंद्रित बदलाव लाने के लिए तकनीकी प्रगति की क्षमता का उपयोग करता है। इसका उद्घाटन बायो एशिया 2025 के दौरान किया गया है। 4AI का मतलब होता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति से है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिए विनिर्माण उद्योग में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देता है। और यह कभी कभी इसे स्मार्ट फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये वास्तव में ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो साइबर फिजिकल सिस्टम पूरी तरह से जुड़े होते हैं और यह भौतिक विश्व तथा डिजिटल वर्ल्ड के बीच दूरियों को कम या समाप्त कर सकते हैं। यह शब्द 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस शवाब के द्वारा प्रयुक्त किया गया। भारत के लिए 4AI का लाभ के बारे में देखा जाए तो यह निम्नलिखित कारणों से बेहतर डिजिटल अवसंरचना तथा बड़े पैमाने पर उत्पादकता में उछाल होती है। इसमें डिजिटल संचार के संदर्भ में देखा जाए तो यह अरबों लोगों और चीज़ों या वस्तुओं के जोड़ने में संचार के नए रास्ते खोलना है। डिजिटल ऊर्जा में है ऊर्जा उत्पादन तथा मांग के मेल खाने वाले गतिशील स्मार्ट पावर ग्रिड का एकीकरण। डिजिटल स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह कहीं से भी कनेक्टेड स्वास्थ्य देखभाल को दूरस्थ रूप से सक्षम बनाना होता है। 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिकल, IoT के क्षेत्र में जनसांख्यिकी, मांग और निर्णायक प्रशासन जैसे कारकों का उपयोग करके भारत स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। और यह भविष्य के लिए कार्यबल सृजन कर भारत स्किलिंग, री-स्किलिंग, अप स्किलिंग के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग का कार्य करता है। स्पिल ओवर प्रभाव, जो कि उद्योगों के डिजिटलीकरण की प्रगति आने से स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवर्तन, ऊर्जा आदि की अर्थव्यवस्थाओं के हर क्षेत्र में अवसर पैदा करता है, इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है चौथी औद्योगिक क्रांति के चरण के बारे में। पहला चरण आता है इसमें 1784 के अंतर्गत, दूसरा आता है 1870 में, तीसरा आता है 1969 में और चौथा अभी प्रेजेंट का। पहले चरण के अंतर्गत इसमें मशीनीकरण, जल विद्युत भाप से चलने वाले इंजनों का उपयोग किया गया। दूसरा चरण आता है जो कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और असेंबली लाइन और बिजली का उपयोग किया गया। तीसरा चरण आता है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में कंप्यूटर ऑटोमेशन को शामिल किया गया और शारीरिक श्रम की जगह ऑटोमेशन या स्वचालन ने ले ली। और चौथा चरण जो आता है साइबर फिजिकल सिस्टम पर आधारित है, जो ऑटोमेशन के जरिए बौद्धिक कार्य किया जा सकता है। इस दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में आता है कि यह द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि भारत के संदर्भ में यह WEF और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक सहयोग है, जो नीति आयोग द्वारा समन्वित है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में एजुकेशन 4.0 को लॉन्च किया गया है। मेघालय की फर्स्ट हेल्थ केयर की तर्ज पर फर्स्ट कैंसर केयर विकसित किया गया। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसमिशन हब, जो कि उद्योग भारत का 4.0 भारी उद्योगों के लिए उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। अब आता है end-to-end क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक के बारे में कि भारत में पहली बार C-DOT और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने C-DOT की स्वदेशी फाइबर आधारित क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के साथ PRL की फ्री स्पेस QKD को एकीकरण किया हुआ है। QKD को एक तरीके से इसका माने कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को एकीकरण किया। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एक तरीके से क्वांटम संचार की एक सुरक्षित तकनीक होती है, जिसके तहत संचार नेटवर्क को फ्यूचर प्रूफ के सुरक्षा के लिए क्वांटम मैकेनिज्म के घटकों को शामिल करने वाले क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। संचार प्रक्रिया में शामिल दो पक्षों की एक साझा रैंडम सीक्रेट की उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। यह रैंडम सीक्रेट की का पता केवल उन दोनों पक्षों को लिए होता है जिसकी की का उपयोग और दोनों पक्ष संदेशों के इनक्रिप्टिंग और डिस्क्रिप्टिंग करने के लिए करते हैं। इसमें क्वांटम चैनल के लिए किसी भी हस्तक्षेप या गड़बड़ी का पता चल जाता है और यह की डिस्ट्रीब्यूशन को निरस्त कर देता है। संचार नेटवर्क पर end-to-end सुरक्षा प्रदान करने के लिए QKD के विभिन्न माध्यमों जैसे ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस उपग्रह के लिए उपयोग में लाया जाता है। भारत में क्वांटम तकनीक के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलों पर नज़र डालें तो पहला आता है राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और उपयोग मिशन, दूसरा आता है क्वांटम इनबिल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा आता है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार
सलाहकार परिषद, क्वांटम फ्रंटियर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम इसके अंतर्गत एक प्रमुख क्वांटम क्षेत्र में शुरू की गई पहलों के अंतर्गत आता है। अब आता है उपग्रह आधारित ट्रोल संग्रहण प्रणाली के बारे में कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रोल कनेक्शन प्रणाली या पायलट टेस्ट करने की परियोजना बना रही है। यह इसे फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया गया है और इसे जनवरी 2021 में देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग का उपयोग कर दिया गया। तो ये जीपीएस आधारित एक टोल संग्रहण प्रणाली है कि किस तरीके से जीपीएस के द्वारा ये टोल का जो पैसा वसूला जाता है, जो आपका टोल दिया जाता है जब आप कहीं भी आउटिंग पर जाते होंगे तो वहाँ टोल टैक्स में देना पड़ता होगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया एक तौर पर चलती है। जीएनएसएस जो आधारित टोल संग्रहण प्रणाली है, इसकी कार्यप्रणाली किसी वाहन की स्थिति में ट्रैक करने और तय की गई दूरी के आधार पर एक टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह आधारित इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह ऑनलाइन बोर्ड यूनिट वाहनों को राजमार्गों की तय दूरी के लिए मापने के लिए टोल की गणना करने के लिए वाहन में जीएनएसएस आधारित डिवाइस लगाया जाता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर इन कैमरे में वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने और टोल के पैसे काटने के लिए राजमार्गों पर लगाया जाता है और यह एक तरीके से ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की तकनीक होती है जो कि वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पहचानने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट की इमेज को पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का उपयोग करती है। इससे वाहन की लोकेशन का पता चलता है। इसका लाभ जो होता है वह राजमार्ग पर टोल बूथ या प्लाजा बनाने की ज़रूरत को कम करता है। इससे ट्रैफिक जाम कम होता है या टोल वसूली की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इसकी चुनौतियों में आता है कि यह सिग्नल में व्यवधान या गलत रीडिंग करता है, गोपनीयता संबंधी चिंताएं होती है और पुराने वाहनों को जीएनएसएस तकनीक से लैस करने की ज़रूरत होती है। यह जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में पहले ही जीएनएसएस आधारित टोल सिस्टम लागू किया जा चुका है और यह भारत में अपना स्वयं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसमें गगन आता है जो कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन होता है और नाविक जो कि नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन होता है। फास्टैग और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण के बीच के अंतर को देखा जाए तो इसके मापदंड में आता है। मापदंड फास्टैग और सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण की में एक डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। इसमें तकनीक को देखा जाए तो यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग ऑटोमेशन नंबर प्लेट रीडर कैमरे होते हैं। इसमें वाहनों के लिए आवश्यक उपकरण है। इस पर फास्टैग और विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। जीएनएसएस कनेक्टिविटी के साथ ओबीयू है। या टोल टैक्स की गणना की जाती है। टोल की दरें पहले ही निर्धारित की जाती हैं। इसमें राजमार्गों पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान किया जाता है। इसमें टोल प्लाजा की आवश्यकता के संदर्भ में देखा जाए तो फास्टैग को स्कैन करने के लिए राजमार्ग पर टोल प्लाजा का होना आवश्यक होता है और इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके जैसे अभी फास्टैग का आप लोग यूज करते हैं तो वह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करती है। यह फास्टैग टैग विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। जैसा कि आप जब गाड़ी चलाते होंगे या फिर आप गाड़ी या बस किसी से भी ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक स्क्रीन पर एक कार्ड लगा होता है। तो आप जब भी टोल से निकलते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी मनी उसमें कटना होता है वो कट जाता है। तो एक तरीके से विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और टोल की दरें इसमें पहले से ही निर्धारित होती है कि कितना किस पर कटेगा। जैसे कि आपकी वाहन मोटर इस पे कारों पर कौन सा कितना टैक्स कटेगा, ट्रकों पर कितना कटेगा और आपका इस पे जो आपकी बसें हैं उन पर किस तरीके से कटेगा। तो इन सब की एक दरें निर्धारित होती है, उसी के हिसाब से आपकी ये ऑटोमेटिक कटता है। फास्टैग को स्कैन करने के लिए राजमार्ग पर टोल प्लाजा का होना आवश्यक है। तो ये टोल प्लाजा जो बनाए जाते हैं तो अगर फास्टैग का यूज करना है तो जहाँ भी टोल प्लाजा होगा तो आप टोल के थ्रू भरिए। ज़्यादातर आजकल आप इसको अनिवार्य कर दिया गया है तो आप जहाँ भी जाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने लगा रहता है तो उसके थ्रू आपके पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं और जितना देय होता है उसके अकॉर्डिंग ही कटते हैं। अब आता है इसमें कि सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक तरीके से सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड कैमरे होते हैं और जो जीएनएसएस कनेक्टिविटी के साथ ओबीयू है। यह राजमार्ग में तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान करती है और इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जो टोल प्लाजा होते हैं इसमें टोल प्लाजा को बनाने की इनमें ज़रूरत नहीं होती है जो आपके सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण क्षेत्र होते हैं।
अब आता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक, जो एक तरीके से यूपीआई टैप एंड पे सुविधा के लिए क्यूआर कोड के बिना भुगतानकर्ता की यूपीआई आईडी के बारे में विवरण प्राप्त करता है। इसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक जो है वह दो कम्पिटेटिव डिवाइस या कम दूरी की या 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच जानकारी साझा कर सकती है। इस तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का उपयोग किया जाता है, जिसमें आता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी RFID के अंतर्गत यह दो जरिए से कॉम्पिटिटिव डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और यह ब्लूटूथ भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करती है और उनकी रेंज बहुत अधिक होती है। RFID की रेंज संचार रेंज 100 मीटर या इससे अधिक होती है और ब्लूटूथ की जो रेंज होती है बस 10 से 100 मीटर के बीच की होती है। NFC के बारे में, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन की तकनीक की प्रणाली, जो कि एक तरीके से NFC कॉम्पिटिटिव डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, जो कि सिग्नल को NFC टैग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिनमें दोनों डिवाइस के बीच संचार स्थापित होता है और ये टैग निष्क्रिय होते हैं और अर्थात ये केवल सूचना भेज सकते हैं और वही स्मार्टफोन जैसा उपकरण सक्रिय होता है। ये सूचना भेजने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। ये आते हैं NFC के लाभ के बारे में देखा जाए तो संपर्क रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करना। यह तकनीक लेनदेन की सुरक्षा और निजता की गारंटी के लिए इनक्रिप्शन का उपयोग करती है। इसमें पीयर टू पीयर शेयरिंग के तहत NFC के लेस डिवाइस के साथ तेज़ी से जानकारी साझा की जाती है और इसकी मदद से अस्पताल मरीजों से संबंधित जानकारी को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सकती है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख लाभ होते हैं। अब आता है सबमरीन केबल सिस्टम के बारे में कि हाल ही में लाल सागर की एक घटना के परिणामस्वरूप 3 पनडुब्बी केबल एशिया, अफ्रीका, यूरोप हस्त यूरोप इंडिया गेटवे टाटा ग्लोबल नेटवर्क का नुकसान हुआ है। SMC जो कि ग्लोबल सबमरीन केबल सिस्टम होती है, जो कि समुद्र के तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, जो दुनिया भर के देशों को इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ती है। इसका महत्व दुनिया के 99% इंटरनेट ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय केबल से गुजरते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में SMC को महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा बताया हुआ है। इसके अन्य खतरे जैसे कि मछली पकड़ना, लंगर डालना, पर्यावरणीय कारक जैसे भूकंप, समुद्री जानवरों द्वारा क्षति आदि होती है। अब आता है इसमें कि सबमरीन कम्युनिकेशन केबल प्रणाली और उसके घटक के संदर्भ में देखा जाए तो इस तरीके से यह स्थलीय नेटवर्क इसमें बताया गया है, जो कि नेटवर्क प्रबंधन में एक टर्मिनल उपकरण लगा रहता है। पावर फील्ड उपकरण होता है। यह जल के भीतर होता है कि जैसे सर्वेक्षण करना, केबल बिछाव तथा रख रखाव करना होता है। यहाँ पर एक ब्रांचिंग यूनिट लगी होती है, जो कि लैंडिंग स्टेशन के अंतर्गत है और यह लैंडिंग स्टेशन यहाँ पर लगा होता है, जो समुद्र तट का एक मैन होल होता है। यहाँ पर रिपीटर है। यहाँ पर स्थलीय नेटवर्क में यह पॉइंट ऑफ प्रेसेज के अंतर्गत ये आती है। तो इस तरीके से एक दूसरे का ये कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो इसके सबमरीन को एक तरीके से वर्क करती है। अब आता है भारत में SMC कनेक्टिविटी के बारे में कि भारत में 17 SMC हैं, जो समुद्र तट के 5 शहरों और में 14 केबल लैंडिंग स्टेशनों तक पहुंचती है। मुंबई और चेन्नई में SMC की अधिकतम संख्या और भारत में घरेलू सबमरीन केबल भी है, जैसे कि चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केबल, यानी कि कानी पोर्ट बेल को अंडमान और निकोबार के साथ 7 अन्य द्वीपों के साथ जोड़ती है। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप केबल प्रणाली, जो कि कोच्चि और लक्षद्वीप को 11 द्वीपों के बीच सीधे संचार लिंक स्थापित करती है। विनियमन, जो कि दूरसंचार विभाग और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंस जारी करती है। DOT की पूर्ण स्वीकृति में ILD लाइसेंसधारियों को अपना CLS स्थापित करने और भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए प्राधिकृत किया गया। यूनिफाइड लाइसेंस के जरिए लाइसेंस प्राप्त कर चुके इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी पनडुब्बी केबल के जरिए इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे स्थापित करने और संचालित करने और चालू करने की अनुमति देती है। अब आता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तरीके से फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं। इनका उपयोग सूचना को प्रकाश या तरंगों के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के तहत प्रकाश फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्लोडिंग यह परावर्तित होने के लिए कोर के होकर जाता है और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए अब परिवर्तित होती हैं तो यह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि एक प्लास्टिक कोडिंग होती है, एक क्लैडिंग होता है, यहाँ पर कोर होती है और ये यहाँ पर प्रकाश की किरणें कार्य करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्याही या ई-इंक के बारे में कि हाल ही में मिनिमल फ़ोन नामक एक नया क्राउड फंडेड फ़ोन तैयार किया है। इस फ़ोन में फाइबर फ्रेंडली मोनोक्रोम या ई-इंक डिस्प्ले प्रयोग किया गया।
ई इंक डिस्प्ले के बारे में कि जो कि प्रिंटिंग उपयोग में उपयोग की जाने वाली स्याही का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह साधारण स्याही जैसे ही लग सके। मूल रूप से ई इंक केवल मोनोक्रोम जो कि केवल सफ़ेद एवं काला ही उपलब्ध होता है, यह 2010 में इस रंगीन ई इंक के रूप में उपयोग किया गया था। ये स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर तरल पदार्थों में सस्पेंड किए गए धनात्मक रूप से आवेशित सफेद कणों को नकारात्मक रूप से आवेशित काले कणों में भरे छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग करके काम करती है और यह स्क्रीन के विभिन्न भागों में धनात्मक या नकारात्मक विद्युत आवेशों का प्रयोग करती है और यह सफ़ेद या काले कणों की सतह को लाया जाता है और इन कणों के डिस्प्ले टेक्स्ट या छवियां दिखाई देती है और इसे मूल रूप से MIT के द्वारा विकसित किया गया था जो कि ई इंक कॉरपोरेशन के पास होती है और इसका उपयोग सेल फोन, साइन और अमेजन किंडल जैसे ई रीडर के रूप में किया जाता है। ई इंक डिस्प्ले के लाभ को देखा जाए तो यह आंखों के लिए आरामदायक होता है क्योंकि यह बैकलाइट का उपयोग करने वाले LCD और LED डिस्प्ले के विपरीत है। ई इंक डिस्प्ले कागज़ की तरह ही दिखाई देता है और इससे लंबे समय तक पढ़ने और यह आंखों में आरामदायक होता है। बाहरी क्षेत्रों में दृश्यता होती है जिससे बैक लाइटिंग की कमी होती है और तेज़ रोशनी में पढ़ना आसान होता है। लंबी बैटरी लाइफ होती है कि बहुत कम बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है और यह इसमें ई इंक के डिस्प्ले की सीमाओं को देखा जाए तो यह निम्न रिफ्रेश रेट, महंगा सीमित बाजार, रंगों की सीमा आदि होती है। अब आता है संगम यानी कि डिजिटल ट्विन पहल के बारे में कि दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है। संगम डिजिटल ट्विन पहल के बारे में जो कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यह दूरसंचार अवसंरचना की योजना बनाने और इसको डिजाइन में क्रांति लाने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, 5G और 6G तथा अगली पीढ़ी की कंप्यूटेशन प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का संयोजन करना होता है। यह पहल अवसंरचना से संबंधित सभी हितधारकों की एक प्लेटफॉर्म पर लाती है और इसमें नवाचार अवसंरचना योजना निर्माण समाधानों व्यवहारिक रूप से लागू करने को प्रदर्शित करती है। डिजिटल ट्विन जो होती है वह एक वर्चुअल मॉडल होता है जो कि एक वास्तविक जगत की किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट या व्यक्ति या प्रक्रिया की डिजिटल रूप से प्रस्तुति होती है। यह किसी संगठन को वास्तविक स्थितियों और उनके परिणामों को सिमुलेट करने में मदद करती है जिसके आधार पर संगठन बेहतर निर्णय ले सके और यह ऑब्जेक्ट के व्यवहार की सटीक रूप से नकल करने और उसकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने के लिए सेंसर से भेजे गए रियल टाइम डेटा का उपयोग करती है। व्यापक पैमाने और दो तरफा सूचना प्रवाह के चलते सिमुलेशन से अलग होती है। गूगल मैप परिवहन प्रणालियों की एक डिजिटल ट्विन भी होती है। डिजिटल ट्विन्स की इम्पोर्टेंस कि यह इसे सुदूर निगरानी संभव होती है और यह गुण इसे खतरनाक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगी बनाता है और यह किसी घटना के में बेहतर पूर्वानुमान करने के लिए सहायक होती है। यह कार्यप्रणाली की दक्षता में सुधार होता है और इससे आउटपुट की गुणवत्ता भी बनी रहती है और अलग अलग सिमुलेशन तैयार करके पूर्वानुमान के जरिए सही निर्माण योजना में सहायता मिलती है। तो ये डिजिटल ट्विन्स का इस तरीके से महत्व होता है। अब हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें पहला आता है एक्स रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट जिसे एक्सपोसैट कहा जाता है। यह इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या C-58 में एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया हुआ है। इसके संबंध में देखा जाए तो PSLV C-58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 60वीं उड़ान है। PSLV 4 ईंधन चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है जो कि पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन इसमें होता है। यह एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और इस उपग्रहों की कई कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता से युक्त होता है। PSLV C-58 में सबसे पहले एक्सपोसैट को पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है और यह PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 मिशन को संचालित करने में प्रक्षेपण यान में चौथे चरण को निम्न ऊंचाई पर लाया जाता है। इसरो और इन स्पेस द्वारा भेजे गए 10 अन्य पेलोड के उद्देश्य को पूरा करने के लिए POEM-3 मिशन को संचालित किया गया और पेलोड में रुद्र, अर्का 200, ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर और डस्ट एक्सपेरिमेंट आदि इसमें शामिल होते हैं। इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के प्रयोग के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से इस मिशन को कक्षीय प्लेटफॉर्म संबंधी एक नई पहल है जो 4 चरणों वाला रॉकेट होता है, जिनमें पहले 3 चरण जो होते हैं उनके उपयोग को समुद्र में गिर जाते हैं, जबकि अंतिम चरण जो होता है वह स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष कचरे में बदल जाता है। इस मिशन में PS-4 चरण का उपयोग लघु अवधि के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए 3 कक्षीय स्तर पर माइक्रोग्रेविटी परिवेश के रूप में किया जाता है या POEM
यानी कि ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 कि यह PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 जो होता है वह एक तरीके से प्लेटफॉर्म की मदद में वैज्ञानिक कक्षा में ही लघु पैमाने पर 4 से 6 महीने तक विस्तारित अवधि पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यह प्लेटफॉर्म का लाभ होता है कि बिजली उत्पादन, टेलीमेट्री, टेलीकमांड, स्टेबलाइजेशन, कक्षा में तन बने रहना, कक्षा में बदलाव हेतु मानक इंटरफेसेस से पैकेज उपयुक्त होना। और यह तीसरी बार है कि जब इसरो ने प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए POEM प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है और पोएम फर्स्ट और पोएम सेकंड को 2 जून 2022 और अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। अब आता है पोलराइजेशन और एक्स-रे पोलरीमीटर क्या होते हैं। सामान्य प्रकाश में अनपोलराइज्ड प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर शामिल होते हैं जो एक दूसरे को लंबवत कंपन करते हैं। वास्तव में पोलराइजेशन तरंगों की एक विशेषता होती है कि वह एक्स-रे जैसी विद्युतीय चुंबकीय तरंगें भी शामिल होती हैं और पोलराइजेशन के तहत तरंग के दोनों में एक निश्चित दिशा उन्मुख होने का वर्णन किया जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह अनपोलराइज्ड प्रकाश को पोलराइज्ड प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को ही पोलराइजेशन कहा जाता है। यह परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या पोलराइज्ड पोलराइजेशन फिल्टर के उपयोग के माध्यम से की जाती है। एक्स-रे पोलराइजेशन का अध्ययन एवं मापन एक्स-रे पोलरीमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके पहले अध्ययन में शामिल किया जाए तो यह पोलराइजेशन कोण का मापन होता है जो कि संदर्भित दिशा में सापेक्ष विद्युत तरंग की दिशा होती है। पोलराइजेशन डिग्री जो कि प्रकाश स्रोत से विद्युत चुम्बकीय तरंग का वह भाग होता है जो पोलराइज्ड होता है। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में या एक्सपोसेट के बारे में जो कि एक ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों से एक्स-रे उत्सर्जन के अध्ययन और मापन को समर्पित इसरो का पहला उपग्रह है। और यह एक्स-रे पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा उपग्रह है जो कि ऐसा पहला उपग्रह नासा के इमेजिन एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट के पोलेट के बारे में बात की जाए तो यह पोलेक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे जो कि ऊर्जा बैंड 8 से 30 keV के एक्स-रे पोलराइजेशन को मापेगा। एक्सपेक्ट जो कि एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग है जो कि सॉफ्ट रे एक्स-रे में फास्ट टाइमिंग और उच्च स्पेक्ट्रोस्कोपिंग रेजोल्यूशन प्रदान कर सकता है। अब इस मिशन के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह विकिरण की प्रकृति को समझना, उन्नत डेटा संग्रह में मदद करना, खगोलीय पिंडों की रासायनिक संरचना होना और ब्रह्मांड को बेहतर समझना होता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में कि रूस ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने के लिए अपने क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम को 2025 तक बढ़ा दिया है। ISS ऑपरेशन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम में रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष यान पर किए जाएंगे। क्रॉस फ्लाइट कार्यक्रम के तहत एक रूसी कॉस्मोनेट को एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्रू के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाता है और फिर कॉस्मोनेट क्रू के साथ एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में देखा जाए तो एक तरीके से अंतरिक्ष में शोध हेतु अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए कृत्रिम उपग्रह होता है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होता है। ISS के प्रमुख भागीदार में आते हैं यूरोपीय देश जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के माध्यम से होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा के माध्यम से, तीसरा आता है जापान जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के माध्यम से, कनाडा जो कि कनाडाई स्पेस एजेंसी के माध्यम से और रूस कोस्मोस माध्यम से। इस स्टेशन के निर्माण के लिए पहला घटक 1998 में कक्षा में स्थापित किया गया और 2021 में एक नया मॉड्यूल इसके अंतर्गत जोड़ा गया। ISS से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो यह मील या प्रति सेकंड की गति से लगभग प्रत्येक 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ISS का वजन लगभग 400 टन होता है और आकार के हिसाब से एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा कृत्रिम पिंड होता है। यह 2000 में शुरू किए गए पहले अभियान के बाद से ही ISS पर लगातार 20 से अधिक वर्षों में वैज्ञानिक रह चुके हैं और इसका कक्षीय झुकाव 51.6 डिग्री सेल्सियस होता है जिससे धरती पर 90% आबादी वाले इलाकों के ऊपर से यह गुजरता है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है ISS के महत्व के बारे में जो कि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिक विज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो यह माइक्रोग्रेविटी परिवेश में DNA अनुक्रमण, रोबोटिक्स और उपग्रहों जैसे विषयों पर ऐसे सार्थक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। और इस पर किए जाने वाले अनुसंधान में दीर्घकालिक अंतरिक्ष विकिरण का मानव शरीर में पड़ने वाले जोखिमों के प्रभावों का अध्ययन शामिल होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। मानव स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाना, पृथ्वी की निचली कक्षा में अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है। अन्य स्पेस स्टेशन के अंतर्गत देखा जाए तो यह रूस का स्पेस स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन था जो 19 अप्रैल 1971 को पूर्व सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे फिर से रूस ने सैल्यूट 2 और सैल्यूट 7 सीरीज और मीर जैसे स्पेस स्टेशन लॉन्च किए हैं।
चीन का स्पेस स्टेशन जो कि 2011 में लॉन्च किया गया, जैसे तियांगोंग फर्स्ट और 2016 में तियांगोंग सेकंड को, और इसका परीक्षण अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। और तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2021 में लॉन्च किया गया है और 2022 के उत्तरार्ध में अब पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्पेस स्टेशन जो कि स्काई लैब यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन है, इसे 1973 में लॉन्च किया गया था। भविष्य के मिशन के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा की सतह पर स्थापित हेतु नासा का आर्टेमिस वैसे कैंप है जो चंद्रमा की कक्षा में होता है और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होता है। अब आता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना के भारत में सहयोग के लिए 1250 करोड़ रुपए के व्यय की मंजूरी दी है। यह परियोजना जो है यह रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में। SKO के तहत एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी और 2 टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं जो कि 3 जगहों पर स्थित होता है। पहला, यह 2 किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ट्रांसमिशन निषिद्ध स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। यह सुदूर क्षेत्रों में रेडियो शांत विकसित किए जा सकते हैं और यह संवेदनशील रेडियो खगोल विज्ञान अवलोकनों पर संभव बनाते हैं। वे दोनों एक बड़ी इकाई के रूप में काम करेगा और इसे 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। SKO एक तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए इसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जो आकाशगंगाओं, डार्क मैटर तथा ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझता है। भारत 2022 में एसोसिएटेड मेंबर के रूप में SKO में शामिल हुआ है। SK टेलीस्कोप के पूर्ण निर्माण चरण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 2022 में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे और SKO का सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में स्थापित ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप एक तरीके से SKO में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आता है पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंड व्हीकल या LEX-02 के बारे में कि इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंड व्हीकल या LEX-02 लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण इसरो द्वारा RLV-TT कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है और इसका आशय फिर से उपयोग में लाए जाने वाले योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है और इसमें अंतरिक्ष में वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान की उच्च गति ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों की पुनर्पुष्टि होती है। इस परीक्षण में RLV LEX-01 के प्रयोग में किए जा चुके विंड बॉडी या ऑन फ्लाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है और इससे पहले 2023 में RLV LEX-01 मिशन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिशन का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग में होने वाले प्रक्षेपण यान की आवश्यक तकनीकों का विकास करना है। कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपण इसमें संभव बनाता है और यह लो लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है जो कि पेलोड को निम्न भूकक्षाओं में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है, जो कि भविष्य में इस यान को इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट GSAT-20 के बारे में। GSAT-20 जो कि भारत की ओर से NSIL इस वर्ष संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। ऐसा पहली बार है जब न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड अपने किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए SpaceX के रॉकेट की मदद लेता है। GSAT-20 के बारे में जो कि GSAT-N2 के नाम से जाना जाता है। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट का बैंड संचार उपग्रह होता है जो NSIL के पूर्ण स्वामित्व में और इसका संचालन तथा वित्त पोषण भी NSIL के द्वारा होता है और इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम होता है। GSAT-20 जो होता है NSIL द्वारा संचालित तथा वित्त पोषित दूसरा मांग आधारित उपग्रह होता है और इसका पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। टाटा प्ले ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण के लिए इस उपग्रह को पूरी क्षमता को खरीद लिया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में इसे मार्च 2019 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और अंतरिक्ष विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। यह NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो कि कार्यों के लिए निम्नलिखित शामिल है। इसमें भू परिवीक्षण, संचार उपयोगों के लिए उपग्रहों का स्वामित्व, उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण, भारतीय उद्योगों की प्रौद्योगिकी और हस्तांतरण आदि होता है। अब आता है मौसम पूर्वानुमान उपग्रह या INSAT 3DS के बारे में कि इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह या INSAT 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। INSAT 3DS को GSL में F-14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया और INSAT 3DS के पहले जो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और फिर भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया गया। INSAT 3DS के उपग्रह में यह तीसरी पीढ़ी के
और मौसम उपग्रह की अगली पीढ़ी कड़ी का मिशन होता है, जो कि उपग्रह पहले से सेवा प्रदान कर रहे हैं, और इनसेट 3DR की सहायता करेगा, जो मौसम अवलोकन संबंधी भूस्तर के उपग्रह होते हैं। उपग्रह के पेलोड में इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड और डेटा रिले ट्रांसपोर्टर या SAR ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा और महासागर में उसके पर्यावरण का अवलोकन करना होता है। GSLV F-14 जो कि भारत के भूतुल्यकारक उपग्रह प्रक्षेपण यान की 16वीं उड़ान है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की 10वीं उड़ान है। इसे 3 चरणों का प्रक्षेपण है। पहले चरण में ठोस प्रडोदक मोटर होता है, दूसरे चरण में पृथ्वी पर भंडारण योग्य प्रडोदक होता है और तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण होता है। GSLV में संचार, नेविगेशन, पृथ्वी संसाधन सर्वेक्षण और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष उपग्रह को प्रक्षेपित किया हुआ है। जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट और भूस्थितिक कक्षा के बारे में बात की जाए तो जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट एक तरीके से एक विशेष प्रकार की कक्षा होती है, जिसका उपयोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर ले जाने के लिए होता है। यह भू कक्षाओं को पहुंचने के लिए अंतरिक्षयान को लगातार 37,000 किलोमीटर की एक्सपोसेस ऊंचाई वाले एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया गया है। इसे GTO कहा जाता है। भूस्थितिक कक्षा जो कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करती है और इन उपग्रहों की गति पृथ्वी की गति के समान होती है। अब आता है सुर्खियों में रहे अंतरिक्ष मिशन, जिसमें आता है कार्टोसैट 2 जो कि इसरो ने कार्टोसैट 2 के उपग्रह की सफल डी ऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश की पुष्टि की है। कार्टोसैट 2 की संचालन अवधि समाप्त हो जाती है, ऐसा बाद में किया गया। कार्टोसैट 2 यानी कि इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में से स्थापित किया गया है। यह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा उपग्रहों को स्थापित करने वाली एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है, जिसमें स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों के उपयोग से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए सूर्य के समकालिक होते हैं और यह एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह होता है जो दृश्य विशिष्ट स्पॉट इमेजरी प्रदान करने में सक्षम होता है। प्रोवा 3 मिशन जो कि 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने महत्वाकांक्षी प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया है। प्रोवा 3 मिशन यह विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइट मिशन है। इन दो उपग्रह अंतरिक्ष में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हुए संयुक्त संरचना के रूप में मूवमेंट करेंगे और यह संयुक्त संरचना फ्लाइट प्रौद्योगिकी को क्षमता को प्रदान करेगी। इसका उपयोग 144 मीटर लंबे सौर कोरोनोग्राफ का निर्माण करता है और एक तरीके से एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य के कोरोना के अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा और अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण भी बनाएगा। इंजीन्यूटी जो कि मार्स हेलीकॉप्टर जो कि नासा ने इंजीन्यूटी द्वारा संपर्क स्थापित करने की सफलता की है प्राप्त की। इंजीन्यूटी के बारे में यह किसी अन्य उपग्रह पर संचालित और नियंत्रित उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट है। यह सौर ऊर्जा से संचालित और इसमें स्वयं को चार्ज करने की क्षमता होती है। यह परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया और इसे मंगल 2020 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। उड़ान भरने के लिए अनुकूल वातावरण पहली परत वाला वायुमंडल होता है। अब आता है वायेजर फर्स्ट जो कि वायेजर फर्स्ट संचार टूट जाने की समस्या के समाधान के दौरान नासा इस समस्या को भी जानने से निकट में पहुंच गया है कि वायेजर फर्स्ट पृथ्वी पर उपयोगी डेटा भेजने में असमर्थ हो रहा है और वायेजर फर्स्ट के बारे में किया एक फ्लाई बाई मिशन है जो कि 1977 में बृहस्पति पर व शनि के लिए लॉन्च किया गया था और यह 2012 में इंटरैक्टिव स्पेस के लिए पर पहुंच गया है और यह पहला अंतरिक्षयान है जो कि हेलियोस्फीयर सीमा को पार करता है और यह सीमा जहां सौरमंडल के बाहर प्रभाव सूर्य के प्रभाव से ज़्यादा मजबूत होते दिखाई देते हैं। अब आता है इंस्टीट्यूट मशीन्स के बारे में मिशन के बारे में जो कि स्पेस एक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन में 52 साल बाद निजी क्षेत्र के अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। IM फर्स्ट जो कि फ्लाइट चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए लैंडर नोवा सी और नासा सी द्वारा डिजाइन किए गए उपकरणों की 6 पेलोड ले जा चुकी रही है। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास मालवापर्ट एक क्रेटर पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। इसमें निजी क्षेत्र के पिछले असफल प्रयास के बारे में देखा जाए तो इसे 2019 में बेयर सीट या इसराइल के संदर्भ में, 2023 में हकुतो आर मिशन जो कि जापान का और 2024 में एप्रिगन लैंडर जो कि USA का रहता है। और एक केवल अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान ये ऐसे देश हैं जहां पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त की है। अब आता है अनकवर कार्यक्रम जो कि जेब स्पेस टेलीस्कोप जिससे जुड़े अनकवर कार्यक्रम के तहत शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एज के अंत के बारे में प्रमाण खोजा है। डार्क एज उस अवधि को कहा जाता है जब प्रकाश के स्रोत न्यूट्रल हाइड्रोजन के गैस के घने कोहरे में ढके होते हैं और इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन का युग आया और इस युग में
प्रथम तारों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। यूएन कवर ख्यासे एक तरीके से अल्ट्रा डीप निरकेम एंड स्पेक ऑब्जर्वेशंस बिफोर द एपोक ऑफ द और आयोनाइजेशन का होता है, जिसका उद्देश्य JWST के दो विभिन्न मुख्य विज्ञान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। डार्क एज के दौरान प्रथम प्रकाश बिखेरने वाली आकाशगंगाओं की पहचान की गई और यह अत्यंत कम आभा वाली आकाशगंगाओं के अध्ययन करने जो कि रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होती है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सीडू सैटेलाइट, जो कि बेंगलुरु स्थित एक एरोस्पेस लेबोरेटरी सौर ऊर्जा से संचालित सीडू सैटेलाइट का पहला परीक्षण है। यह सीडू सैटेलाइट मानव रहित हवाई यान है जो कि 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और अपनी निश्चित पोजीशन रख सकता है। यह दो तरीके से होता है, पहला तो लाइटर देन एयर जो दूसरा आता है हेवियर देन एयर, और इसका उपयोग खोज एवं बचाव मिशन और आपदा राहत के लिए किया जाता है। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, जो कि इसरो ने दूसरी पीढ़ी का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर या DATSG विकसित किया है। यह उन्नत संचार और नेविगेशन क्षमताओं से लैस होता है। DAT एक स्वदेशी तकनीक समाधान है जिसके माध्यम से वह समुद्र मछुआरे की और मत्स्य नौकाओं में आपातकालीन संदेश भेज सकता है और इसके तहत संदेश संचार उपग्रह के माध्यम से भेजे जाते हैं और भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र पर प्राप्त किए जाते हैं। अब आता है कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट के बारे में। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट को आधारशिला रही है। यह इसका उपयोग लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण करना होता है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र की तुलना में पहले से अधिक ज़्यादा विशेषताओं से युक्त है। कुलशेखरपट्टिनम तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित है। यह रॉकेट्स को दक्षिण दिशा की ओर सीधा लॉन्च करता है। साथ ही इसरो की महेंद्रगिरी में स्थित रोपल्स रिसर्च कॉम्प्लेक्स के निकट स्थित है और इससे रॉकेट के घटकों का कम समय में व सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा। स्टेटियो शिव शक्ति के बारे में कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के विक्रम 3 लैंडर की सैटेलाइट को स्टेटियो शिव शक्ति नाम में मंजूरी दी है। इसका नाम ग्रहों के नामकरण के गजेटियर में शामिल करना है। यह गजेटियर उन उपग्रहों के लिए नाम का दस्तावेजीकरण करता है जिन्हें IAU द्वारा अनुमोदित किया गया है। IAU की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अब आता है शिव शक्ति मिल्की वे आकाशगंगा के निर्माण खंड के बारे में कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट गैया ने मिल्की वे में सबसे पुरानी निर्माण खंडों की खोज किया। उसने शिव शक्ति नाम दिया गया और ऐसा अनुमान लगाया कि शिव शक्ति दो आकाशगंगाओं के अवशेष हैं जो 12 से 13 मिलियन वर्ष पहले इन दोनों के आपस में विलय होने से संभवतः मिल्की वे का निर्माण हुआ था। शक्ति स्टार्स मिल्की वे केंद्र से थोड़ा दूर और शिव स्टार्स की तुलना में अधिक गोलाकार कक्षाओं में परिक्रमा करता है। तो इस तरीके से आपका जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का टॉपिक फिनिश होता है। अब इसके आगे के जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।